नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, जो स्टूडेंट्स कल KGMU या अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए। और ये आज के जो क्वेश्चन है वो आपके 2021 BSc नर्सिंग प्रीवियस ईयर पेपर है, बायोलॉजी का BSc नर्सिंग प्रीवियस ईयर पेपर है। और इस पेपर को सभी को लगा के जाना है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड या आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है वो BSc नर्सिंग का पेपर है। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे। लगभग 30+ क्वेश्चन है, 30+ क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो स्टूडेंट्स कल KGMU या अटल बिहारी वाजपेयी अरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया या शेयर वीडियो को नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, जिससे बाकी के जो भी दोस्त हैं आपके उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको CP नेट, KGMU, अटल बिहारी वाजपेयी सबकी तैयारी कराई जाती है और मैंने कराई भी है KGMU की पीछे। और लगभग 10-15 दिन हमने लगातार आपके लिए क्लास भी चलाई हुई थी। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन क्लास चली हुई, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ CP नेट की आगे की जो भी जानकारी होगी वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और ये क्वेश्चन आपके BSc नर्सिंग में पूछे जा चुके हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हुए। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, BSc नर्सिंग का पेपर है ये। और यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 है कि फेफड़े संरक्षित होते हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई। तो देखो, फेफड़े जो होते हैं वो आपके कहाँ संरक्षित, ओरास्ती में होते हैं, पंजर में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में या पेरोटोनियम में होते हैं। तो आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी यहाँ से कोई संबंध नहीं। फेफड़े जो होते हैं वो आपके रिब केज यानी कि पंजर में सुरक्षित होते हैं। पंजर यानी कि जो आपका पसलियों का जो ढांचा होता है, पसलियाँ हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 24 जोड़ी होती है। कितनी होती है? सॉरी 12 जोड़ी होती है। पसलियाँ जो आपके शरीर में होती हैं वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 संख्या में होती है। 24 जो होती है वो आपकी संख्या में होती है। तो फेफड़े जो होते हैं वो आपके रिब केज में संरक्षित होते हैं। कहाँ पर संरक्षित होते हैं? रिब केज में। यहाँ पर उरास्ती से कोई मतलब नहीं हमारा। और आपके जो रिब केज, ये जो रिब केज जो आपकी पसलियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी होती है? तो वो आपकी स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनते चलें, आंसर को सुनते चलिएगा। जो पसलियाँ आपकी होती हैं वो स्टर्नम नाम की हड्डी से जॉइंटेड होती है, उरोस्ती से जॉइंटेड होती है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यानी कि गुर्दे, जिसका मतलब है विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। गुर्दे की जो इकाई होती है वो आपको पता है न्यूरॉन होती है, नर्वस सिस्टम की। नेफ्रॉन्स जो होती है वो इसी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मज्जा यानी कि मेडुला, अलग बात है, ये किससे संबंधित है? ये वृक्क से संबंधित है वृक्क से, लेकिन ये इसकी इकाई नहीं होती है। और हाइलम भी आपका इसी संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई यानी कि गुर्दे की फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो आपकी नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूरॉन्स पूछा जाए आपसे तो ये तंत्रिका तंत्र की होती है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है इसे। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने? आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन इन्होंने दिया है 69 क्वेश्चन है यहाँ पर। विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन? मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखो, मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है, यानी कि क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। देखो, वीडियो को कंप्लीट देखना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके। BSc नर्सिंग का पेपर है, 2021 का पेपर है और ये क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हुए।
यदि इन क्वेश्चंस में आपके लगभग 27 क्वेश्चन सही चले जाते हैं, 27 और 28 क्वेश्चन सही जाते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से दोगे। बहुत अच्छा एग्ज़ाम कल का जाएगा आपका बायोलॉजी का पेपर जो भी होगा, ठीक है। और आगे देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रेनियल नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद आपको कल की एग्जाम में देखने को भी मिल सके। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सके। क्वेश्चन है, किस आनुवंशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का अपव्यय तथा मृत्यु होती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसीज दैट कॉज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू वेस्ट अवे एंड डाई। वेस्ट यानी नष्ट, यानी डाई मतलब मृत्यु। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो में, एंसेफेलाइटिस में या हंटिंगटन रोग में। देखो पोलियो का कोई मतलब नहीं है, पर एंसेफेलाइटिस आपका हाथी पाँव जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाथी पाँव कहा जाता है, जो आपका कृमि के वॉर्म्स की वजह से होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई मतलब नहीं बचा क्या? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हंटिंगटन्स का रोग, हंटिंगटन्स का रोग किस आनुवंशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का अपव्यय होता है, साथ ही साथ उनकी मृत्यु तक हो जाती है? ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? तो हंटिंगटन्स का रोग कहा जाता है। ये एक प्रकार का आपका आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है? एक प्रकार का आपका आनुवंशिक रोग है। ये क्वेश्चन जमानो इस टाइम प्रचलन में चल रहा है। ये क्वेश्चन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में फीड जरूर कर लेना, आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी राइट होगा। हंटिंगटन्स का रोग, जिसमें क्या होता है? मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और उनके क्या हो जाती है? अपव्यय हो जाता है, वेस्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो आपको शायद इसमें थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, क्वालिटी बढ़ा लेना या थोड़ा बहुत कम दिखाई दे। क्वेश्चन है, डोपामीन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर, इसके बनाने वाले मस्तिष्क न्यूरॉन्स नष्ट हो जाने से कौन सा रोग होता है? यानी डोपामीन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके बनाने वाले मस्तिष्क न्यूरॉन्स के नष्ट हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखो यहाँ पर रोग आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ल्यूगो हेरिक रोग है, या पार्किंसन रोग है, या सीजर विकार है। तो यहाँ पर जो रोग आपका होता है वो पार्किंसन रोग होता है। पार्किंसन रोग जो होता है वो डोपामीन के यानी किसी मस्तिष्क न्यूरॉन्स के नष्ट हो जाने से होता है। कौन सा रोग? पार्किंसन रोग। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लेना और पार्किंसन रोग के बारे में अपनी किताब में एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। पार्किंसन रोग होता क्या है, पार्किंसन रोग जो है वो आपका क्या होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है कि आंखों में रोशनी की मात्रा का प्रवेश नियंत्रण होता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इन अमाउंट लाइट इन इंटरनिंग द आई। आँख की पुतली के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, चक्षु जल के द्वारा या क्रिस्टल लेंस के द्वारा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? यहाँ पर चक्षु जल यानी कि एक्वियस ह्यूमर के द्वारा होता है। एक्वियस ह्यूमर के द्वारा आपका आंखों में रोशनी की मात्रा का प्रवेश का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने अपनी क्लासों में चाहे कितनी बार कराए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन तो अपनी क्लासों में मैंने चाहे कितनी बार कराए होंगे आपको बता नहीं सकते, बहुत बार कराया होगा ये क्वेश्चन मैंने। क्वेश्चन है कि वृषण में स्रावित होने वाला हार्मोन यानी द हार्मोन्स दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिज इज, यानी कि वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन आपका क्या होता है? तो देखो वृषण से ग्लूकेगॉन जो होता है वो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से होता है। प्रोजेस्टेरोन आपका जो होता है वो मादा में पाया जाता है, जबकि वृषण जो होते हैं, टेस्टिज जो होती है वो किस में पाई जाती है? मेल में होती है। और ब्रेसोप्रेशन आपका है नहीं, ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है, पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल से निकलता है, पुरुषों के बेरिस्टर भाग से निकलता है, टेस्टिस भाग से निकलता है। और साथ ही साथ ये यदि पूछा जाए और मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो एक हार्मोन और याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन।
एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ये भी आपका पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, चेक करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हुए हैं। यदि आपके 34 क्वेश्चन है, इनमें 34 में लगभग 30 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी वो बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 74, माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग क्या है? यानी द टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स ए, यहाँ पर मेमोरी कुछ लिखा होगा, मदर एर्थ फीटस इज। तो देखो आपको पता है माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला कौन सा है? तो वो आपको पता है कि वो किसका काम होता है? तो वो प्लेसेंटा का काम होता है। किसका काम होता है? प्लेसेंटा का काम होता है माँ को भ्रूण से जोड़ने का। प्लेसेंटा ऐसा एक ऑर्गन है जो अस्थायी ऑर्गन है। साथ ही साथ इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क आपको पता है, ये एक्सक्रेशन में, उत्सर्जन में सहायक होता है, न्यूट्रिशन देने में सहायक होता है, यानी पोषण को देने में सहायक होता है, और उत्सर्जन में सहायक होता है, ऑक्सीजन गैस को पास कराने में, ऑक्सीजन गैस को देना, भ्रूण तक पहुंचाना, ये सब इसी का काम होता है। किसका? प्लेसेंटा का। किसका काम होता है? प्लेसेंटा का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 75 है। 75 क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, विच हार्मोन कंट्रोल्स द कंसेंट्रेशन ऑफ, यानी मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो आपको पता है, वो आपका हार्मोन होता है ADH। कौन सा हार्मोन होता है? ADH। ऑक्सीटोसिन होगा नहीं, थायरॉक्सिन है नहीं, हमारा ACTH है नहीं, बचा क्या? ADH। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा आपका कौन सा? 76, द फ्लूइड दैट कंसियंस एंड लुब्रिकेट्स इन जॉइंट्स, यानी कौन सा द्रव जोड़ों को चिकनाई देता है? कौन सा द्रव है वो जोड़ों को चिकनाई देता है? तो वो आपका द्रव होता है, उस द्रव को कहा जाता है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव जो होता है वो आपका क्या करता है? जोड़ों को चिकनाई पैदा करता है। कंसियस एंड द लुब्रिकेट्स दी जॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फेटिक जो आपका शब्द है ये किससे संबंधित है? आपको लसीका संबंधित है। लसीका ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि प्रमुख लसीका लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो वो आपका थाइमस हो जाता है। क्या हो जाता है? थाइमस ग्रंथि है, पिलिया है आपका, क्या है? पिलिया, स्प्लीन जिसे कहा जाता है, स्प्लीन, ये आपके कैसे लिम्फेटिक ऑर्गन है जो लसीका अंग जिसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लसीका अंग। ठीक है, आगे देखिए हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि आपको आंसर एक बार देख लोगे तो आपको शायद एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करके आ सकते हो। मानव में पाया जाने वाला प्लेसेंटा नाल है। मानव में प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो जनन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। अभी भी आपके पास टाइम है, कल तक जब तक एग्जाम होगा तब तक ये क्वेश्चन आप लगा के जरूर जाना। पेपर जो आपका है वो ऑफलाइन है, आपको पता है, KGMU वालों का। ठीक है, कल तो मानव में पाया जाने वाला जो प्लेसेंटा होता है वो किस प्रकार का होता है? उस प्लेसेंटा को कहा जाता है हीमोकोरियल। क्या कहा जाता है? हीमोकोरियल कहा जाता है। आपको इधर नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ से पढ़ लेना। मानव में पाया जाने वाला जो प्लेसेंटा यानी कि नाल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हीमोकोरियल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम। हड्डियाँ किस प्रकार की लेयर से बनती हैं? हड्डियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से लेयर से बनती? तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। हड्डियाँ हो चाहे आपका रुधिर हो, हड्डियाँ हो चाहे आपका रुधिर हो यानी कि ब्लड हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपकी उपास्थि यानी कि कार्टिलेज हो, क्या हो? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज हो, इन सभी का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। किस हस्ते होता है? मीजोडर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है।
नर्वस सिस्टम पूछा जाए, नर्वस सिस्टम का निर्माण किससे होता है, तो ये आपका एक्टोडर्म से होता है। और मीजोडर्म से क्या क्या होता है, तो आपका हड्डियां है, उपास्थि है यानी कि कार्टिलेज है, लसीका है, आपका रुधिर है। रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, वो किससे बनता है, मीजोडर्म से होता है। भ्रूण का जो जनन स्तर कौन सा है, भ्रूण का जनन स्तर जो आपका कौन सा है, लेयर कौन सी है, मीजोडर्म, मध्य जनन स्तर। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 79, गर्भाशय की कौन सी परत माहवारी में झरती है, यानी कि जो आपका जो ड्यूरिंग मीन्स यानी कि जो आपका चक्र चलता है, आर्तव चक्र जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसमें क्या होता है, बीच लेयर ऑफ द यूट्रस इज से यहाँ पर दिख नहीं रहा, सेडेड ड्यूरिंग मीन्स यानी कि गर्भाशय की कौन सी परत माहवारी में झरती है। तो माहवारी में जो आपकी परत जो गर्भाशय होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। पेरिटेरियम होता है, एक आपका मेरिटेरियम होता है, एक एंडोटीरियम होता है। ठीक है, एपीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम होता है। मेट्रियम होगा यहाँ पर शब्द, क्या होगा, मेट्रियम। तो ये 3 ऐसे मिलकर बनी होती है। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो राइट आंसर आपका एंडोमेट्रियम होगा। क्या होगा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो गर्भाशय की, जब गर्भाशय की कौन सी परत माहवारी में झरती है, तो एंडोमेट्रियम का क्षरण होता है। कौन सा, एंडोमेट्रियम का। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, पढ़ के जरूर जाना, नहीं तो आप ये कहो कि मुझे कुछ पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, इसी वजह से हम आज का ये पेपर लेकर आए, क्योंकि ये बच्चों का पेपर है और ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर, और ये बीएससी नर्सिंग जैसी सीट पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक परिवार में जिस में सामान्य माँ है, सामान्य पिता, एक वरदान पुत्र और एक सामान्य पुत्र, आपके मतानुसार प्रभावी पुत्र के साथ किस दोष के पूर्ण एक्स जीन होने चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, मदर, माँ। यानी कि एक परिवार जिसमें, यहाँ पर आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेना, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, एक परिवार जिसमें सामान्य माँ है, सामान्य पिता, एक वरदान पुत्र और एक सामान्य पुत्र है, आपके मतानुसार प्रभावी पुत्र के साथ किस, देखो पुत्र जो है वो कैसा है, वरदान है। पुत्र जो है वो आपका कैसा है, देखो इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा भी दिमाग यदि आप नहीं लगाओगे तो इस क्वेश्चन को पक्का गलत करके आओगे। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया, देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या घुमाया कि जो आपको, आप थोड़ा एक चीज पकड़नी होगी। आपको पता है एक परिवार में माँ, सामान्य माँ है, सामान्य पिता है, एक वरदान पुत्र और एक सामान्य पुत्र, आपके मतानुसार प्रभावी पुत्र के साथ और किस दोष एक्स जीन में होना चाहिए। यानी कि आपको देखो पुत्र, यहाँ पर वरदान कौन हो रहा है, वरदान जो है आपका है वो सन है। कौन है, जो आपका बेटा है वो कैसा है, बेटा जो है वो ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड जब बेटा है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर बेटे में जो गुण आते हैं वो आपको पता है किसके गुण आते हैं, माँ के गुण आते हैं। बेटे में जो गुण आते हैं वो किसके आते हैं, बेटे में जो गुण आते हैं वो माँ के गुण आते हैं। जबकि बेटी यानी कि जो डॉटर होती है उसमें जो गुण आते हैं वो किसके आते हैं, पिता के गुण आते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ग्रसित होगी वो आपकी कौन होगी, माँ ग्रसित होगी, तभी एक बेटे को ये रोग हुआ है, तभी आपको ये बेटे को एक रोग हुआ है। तो तभी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, द मदर। यानी कि माँ जो होगी वो यहाँ पर ग्रसित होगी, माँ का एक्स जीन दोष होगा, तभी एक बेटे को ये रोग हुआ। एक बेटा आपका रोगग्रस्त है, दूसरा उसका जो है वो सही होगा, क्योंकि एक्स पे है, किस पर, एक्स गुणसूत्र, एक्स पर पूर्ण एक्स जीन होना चाहिए। यानी राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, माँ के गुण किस में जाते हैं, बेटे में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा वरदान से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वरदान पिता से वरदान पुत्र होने की संभावना कितनी होगी। वरदान पिता से वरदान पुत्र, अभी मैंने बताया जस्ट कि पुत्र में जो लक्षण आते हैं वो किसके आते हैं,
पुत्र में जो लक्षण आएंगे वो माँ के लक्षण आएंगे, ना कि पिता के। माँ के लक्षण जो होंगे वो मदर के लक्षण होंगे, वो सन में जाएंगे, जबकि पिता के लक्षण होंगे वो बेटी में जाएंगे। तो यहाँ पर पुत्र की जब बात चल रही है तो पुत्र में क्या होगा, वरदान पुत्र होने की संभावना कितनी है, तो 0% है। कितनी है, 0। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन एंड, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तभी हम इंग्लिश में पढ़ नहीं रहे हैं, तो लेकिन आप लोग देख लेना, ठीक है। फादर वुड बी कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि पिता वरदान है, पिता वरदान जब होता है तो क्या होता है, वहाँ पर पुत्र की जो वरदान होने की संभावना है वो आपकी 0% है। कितनी है, 0। कैसी है, 0। यदि होगा नहीं, यदि माँ होती है यहाँ पर तो आपका पुत्र जो होता है वो वरदान पैदा होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए हीमोफीलिया चाहे आपका कलर ब्लाइंड, ये इन दोनों के जो जीन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होता है, तो इन दोनों का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। कौन से होता है, एक्स गुणसूत्र पर इनका जीन पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना। इसका जो इससे प्रभावित कौन होता है, तो पुरुष प्रभावित होते हैं, जबकि जो मदर होती है, माँ होती है, वो इसकी वाहक होती है। कैसी होती है, वाहक होती है, वो ले जाने वाली होती है। लेकिन इससे ग्रसित कौन होता है, अधिकांश वो पुरुष ही ग्रसित होते हैं। अधिकांश यदि पूछा जाए कौन ग्रसित होते हैं तो पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं वो ग्रसित होते हैं। लेकिन ले जाने वाला कौन होता है, वेक्टर कौन होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, माँ वाहक होती है। जो ले जाने वाला है वो कौन है, माँ। और ग्रसित कौन होता है, यानी कि अधिकांश ग्रसित कौन होते हैं, तो मेल से ग्रसित ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सी रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से पाई जाती है। कौन सी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो जन्म से ही पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, यानी कि ऐसी कौन सी प्रतिरोधक शक्ति है जो आपसे जन्म से ही होती है। तो अब वही बात है, क्या हो जाएगा, जन्म जाति रोग, जन्म जाति प्रतिरोध, यानी जन्म जात रोग प्रतिरोधक। जो जन्म से बात चल रही तो बात क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट है। ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो जन्म से उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाएगा, जन्म जाति कहा जाएगा। और जो बाद में उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाएगा, उपार्जित कहा जाएगा। जो बाद में एक्वायर्ड, ये लिखा ऑप्शन नंबर डी में। यदि यही आपसे पूछा जाता कि जन्म के बाद जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाएगा, तो जन्म के बाद जो उत्पन्न होगी उसे क्या कहा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाएगा। और जो जन्म से है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जन्म जाति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जन्म जाति। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। आगे बताइए, आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, खून में कैंसर की अवस्था क्या कहलाती है। खून में कैंसर यदि हो रहा है, दिस इज अ कैंसर स्टेट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्रदीप्त कालीन पौधा है। अल्प प्रदीप्त कालीन पौधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट डे प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो अल्प प्रदीप्त कालीन पौधा है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका सोयाबीन होता है। क्या होता है, सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो आपका शॉर्ट डे प्लांट है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा लिखा है, देखो ईस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीपी नेट में भी ईस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ईस्ट जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको 11वीं क्लास में मिल जाएगा। किस मिलता है, 11वीं में। ईस्ट स्वयं की मृत्यु के लिए विषाक्त हो जाते हैं जब एल्कोहल की सांद्रता पहुंच जाती है। ईस्ट जो होता है वो कब अपनी मृत्यु कब स्वयं कर लेते हैं, जब उनका एल्कोहल की जो सांद्रता है वो कितनी ज़्यादा पहुंच जाए, कितना % हो जाए, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 85 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 13%। जब इनकी एल्कोहल की सांद्रता 13% पहुंच जाती है तो इनकी स्वयं ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वयं ही मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईस्ट पोइजन देम सेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच अबाउट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट होगा, 13%, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन आपका 86 है।
पोषक तत्व विलयन में पादपों की मृदा के अभाव में वृद्धि करना क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लासों में जो कितनी बार कराया हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अभी ये 15 दिनों की क्लासों में कराए हुए हैं, आप देख सकते हो खुद ही। तो देखो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स। सॉइल लेस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी पोषक तत्व विलयन में पादपों की मृदा के अभाव में उगाए जाने की जो क्रिया है, जो उत्पन्न करने की क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पता होगा आपको पहले से। आई क्वेश्चन है हमारा, पादपों में सभी तनाव हार्मोन के कार्य सिवाय, पादपों में ऐसा कौन सा कार्य है जो तनाव हार्मोन के सिवाय लिखा हुआ है, यानी कि ऑल द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स इन प्लांट्स एक्सपेक्ट। आपको पादपों में सभी तनाव हार्मोन के कार्य सिवाय किसके, सभी तनाव स्ट्रेस हार्मोन, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक बार हम बता चुके इसके बारे में, स्ट्रेस हार्मोन के बारे में हम बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रंध्रों के खोलने को प्रेरित करने में, रंध्रों के खोलने में प्रेरित करने में जो सहायक हार्मोन है वो आपका दूसरा है, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता है इसके सिवाय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। शेष आपके जो काम है वो इसी के बीज के अंकुरण में निरोध करना, जिब्रेलिक अम्ल के विरोधक में काम करना और विलयन को बढ़ावा देना। अब तुम्हें यहाँ से समझ में आ रहा है कौन सा हार्मोन है जिब्रेलिक, ऐसा हार्मोन कौन सा है, हमने बताया हुआ क्लास में कि जो जिब्रेलिन के विरोध में काम करता है, जिब्रेलिन के विपरीत काम करता है, ऐसा हार्मोन कौन सा है। अब आप समझ चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना एक बार। ठीक है सभी लोग, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, थोड़ा क्वेश्चन और है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है, यानी पराग कण जो होते हैं, जो आपके पॉलिन ग्रेन होते हैं, वो कहाँ पर आपके बैठते आके, उनका लैंडिंग जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर उतरते, कहाँ पर बैठते आके, सबसे पहले किस जगह पर पहले स्थित होते हैं, किस जगह पर आते हैं। तो आपको पता है पराग कण जो होते हैं, आपको पता है कि इस प्रकार से ये बनता है, ये आपका वर्तिकाग्र होता है, ये आपका अंडाशय, ये वर्तिकाग्र होती है, ये स्टिग्मा है, ये आपका जो ये आपकी स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये क्या है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये ओवरी है। तो जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पर आपके आते हैं, पराग कण यदि कहीं से आएंगे तो वो सबसे पहले कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पर आएंगे, वर्तिकाग्र पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, वर्तिकाग्र पर, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, वर्तिका पर जाएंगे, फिर उसके बाद अंडाशय के ओवरी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पराग कणों का जो लैंडिंग है वो आपका क्या है, स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस प्रकार का अभी सीपी नेट में भी पूछा गया था, कौन से पौधे में जल परागण पाया जाता है, इन विच प्लांट वाटर पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जल परागण है वो इनमें से किस में पाया जाता है। तो जल परागण जो होता है वो बेलिसनेरिया में पाया जाता है। बेलिसनेरिया जो आपका है, बेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, एक और याद कर ले यहाँ पर, हाइड्रिला, कौन सा है, हाइड्रिला। हाइड्रिला जो आपका होता है उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, जल परागण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमने कई बार अपनी क्लासों में कराया हुआ है, इस क्वेश्चन को कई बार हमने क्लासों में कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फॉल्स फ्रूट, यानी आभासी फल, यानी असत्य फल के उदाहरण आपको बताने हैं। असत्य फल इनमें से कौन सा है। तो देखो असत्य फल कहते किसे, तो वे फल जो अंडाशय के अलावा उत्पन्न हो, ओवरी के अलावा किसी अन्य भाग से उत्पत्ति हो रही हो, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से यदि उनकी उत्पत्ति होती है तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है, असत्य आभासी फल कहा जाता है। और जिनका निर्माण अंडाशय से होता है ऐसे फलों को सत्य फल कहा जाता है, यानी कि ट्रू फ्रूट कहा जाता है, यानी कि सत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्य फल, जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा हो, ओवरी से हो। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो सकता है। तो आपको पता है आम जो होता है वो सत्य फल का उदाहरण है, आम के साथ साथ आपका जो सेब होता है वो तो असत्य फल है, तरबूज जो होता है वो सत्य फल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर आम, सेब और जो काजू होते हैं, यानी कि एप्पल और जो आपके कैश्यू है,
ये असत्य फल का उदाहरण है, यानी आभासी फल का उदाहरण है। सेब जो होता है वो आभासी फल है। सेब जो होता है वो कैसा फल है? आभासी फल है, असत्य फल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पल्स के मध्य कौन से प्रकार की संधि पाई जाती है? जो आपकी कार्पल्स होती हैं उनके मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? कार्पल्स के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? कार्पल्स आपको पता होंगे। विच टाइप ऑफ द जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स? तो कार्पल्स के मध्य जो संधि पाई जाती है उस संधि को कहा जाता है विसर्पी संधि। क्या कहा जाता है? विसर्पी संधि कहा जाता है, यानी गिल्डिंग जॉइंट कहा जाता है। गिल्डिंग जॉइंट कहाँ होते हैं? यहाँ पर बखौरा जैसे यहाँ पर ऊपर, ठीक है, आपके गर्दन के पास में जो आपका ये से क्या कहते, वो सॉरी गिल्डिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, सॉरी यहाँ पर कमर के पास गिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गिल्डिंग जॉइंट, यानी विसर्पी। कार्पल्स के मध्य कौन से प्रकार की संधि पाई जाती है? तो विसर्पी संधि पाई जाती है, यानी गिल्डिंग। और कंदुक हल्का जो होती है वो आपकी इसे बॉल एंड जॉकेट कहते हैं, जो आपके यहाँ से होती है, ये कहते हैं गर्दन के पास में जो होता है। अब चित्र होता है तो हम आपको दिखा देते, ठीक है, खड़े होके। चलिए, तो आपको पता होगा कंदुक हल्का संधि कहाँ पाई जाती है। 92 देखिए, 92 है, मस्तिष्क का रसा संवेदी क्षेत्र अति संवेदी होता है किसकी वजह से? मस्तिष्क का जो होता है वो जो रसो संवेदी क्षेत्र होता है वो अति संवेदी होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो वो आपका CO2 और हाइड्रोजन प्लस आयन की वजह से होता है। CO2 और हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास। मस्तिष्क में मौजूद सहभागी क्षेत्र उत्तरदायी है। एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट इन ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल। तो मस्तिष्क का मौजूद जो सहभागी क्षेत्र होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो आपका होता है किसके लिए? वो आपका स्मरण और संपर्क सूत्र के लिए होता है। स्मरण यानी कि आपकी मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए आपका सहयोग करता है इसमें, ठीक है। मस्तिष्क में मौजूद जो सहभागी क्षेत्र होता है वो किसके लिए सहयोग करता है? तो वो स्मरण शक्ति और संपर्क सूत्र यानी कम्युनिकेशन के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन जो स्वयं लक्ष्य कोशिका में प्रवेश नहीं करते हैं लेकिन द्वितीयक संदेश वाहकों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन्स विच द इटसेल्फ डू नॉट इंटर द टारगेट वट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स आर, यानी द्वितीयक संदेश वाहकों के लिए काम कर, दूसरों के लिए वाहक ले जाने, संदेश ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे हार्मोन को FSH और इंसुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FSH और इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 क्वेश्चन और 3 बचे हुए हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि स्थिति जिसमें एक या दोनों वृषण उदर के अंडकोश में उतरने में विफल रहते, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुप्त विसरणता। इनकी क्रिप्टोकोरिडिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोकोरिडिज्म। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्थिति जिसमें एक या दोनों वृषण उदर से अंडकोश में उतरने में विफल रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो आप देख लें, इंग्लिश वाला इधर पढ़ के देख लीजिएगा, और राइट आंसर होगा वो क्रिप्टोकोरिडिज्म होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 200 शुक्राणु, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 स्पर्म्स, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता कितनी होगी जिससे 200 शुक्राणु बनेंगे? तो देखो, आपको पता है द्वितीय शुक्राणु में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मियोसिस जो डिवीजन होता है वो 2 बार में होता है। कितनी बार होता है? 2 बार में। एक बार में होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक बार होगा यानी एक कोशिका में होगी तो 2 कोशिकाएं आपकी बनेंगी प्रथम वाले में। कितनी बनेंगी? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होगा, जो मियोसिस होगा, उसमें 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो उनको कहा जाता है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। फिर क्या होगा? फिर दोबारा विभाजन होगा तो फिर 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो उनमें आप जब 2 बार, जब सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीयक की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, और द्वितीयक में जब बनेगी तो 1 से 2 ही तो बनेंगी। कितनी बनेगी? 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। 2 बार में 4 बनती हैं, एक बार में 4 नहीं बनती डायरेक्ट, 2 बार में आपकी 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 100 जब होंगी तो 100 दूनी 200 कोशिकाएं, यानी 100 होंगी तभी आपकी 200 शुक्राणु बन पाएंगे।
जब 100 कोशिकाएं होंगी तभी उनमें अश्रुति विभाजन सेकंड होगा, तब 2 से 100 से 100 कितनी बनेंगी, 200 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितनी से हो जाता है, 200 से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ अपनी क्लासों में। निम्नलिखित में से कौन सा रोध प्रकूट है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो UAG है, UGA है, कौन सा UAG है, UGA है, और आपका UAA है, कौन सा है UAG, UGA और UAA, ये तीनों ही आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं। यदि प्रारंभिक कोडॉन पूछा जाए आपसे, एंटीरेटर कोडॉन पूछा जाए, एंटीरियर कोडॉन, तो वो आपका होता है AUG जो होता है वो आपका प्रारंभिक कोडॉन होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना ये है, ना ये है, ना ही आपका ये है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, UAA। ये आपका स्टॉप कोडॉन होता है, यानी कि टर्मिनेशन कोडॉन। इसे टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये आपका 3 होते हैं संख्या में, और वैसे टोटल जो कोडॉन होते हैं वो आपके 64 होते हैं। 64 में से आपके 61 जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और जो 3 कोडॉन होते हैं वो आपके यानी सक्रिय नहीं, वो स्टॉप करते रहेंगे। जो भी प्रोसेस चल रही होगी वो आपकी क्या करेंगे, ये स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टॉप। ठीक है, तो वो 3 कौन कौन से वो हमने आपको बता दिए, UA है, UAG है और UGA है। और जबकि प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है, तो वो आपका UAUG होता है, जो शुरुआत करता है क्रिया को। क्या करता है, शुरुआत। ठीक है, आगे देखिए, आई क्वेश्चन आपका कोशिका से पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होगा। तो देखो यहाँ एंजाइम तो सभी लिखे हुए हैं, लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज और आपका प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज को क्या कहा जाता है, तो इसे बायोमोलिकुलर सीजर कहा जाता है, यानी कि आणविक कैंची कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसमें CP नेट में। ये क्वेश्चन अभी CP नेट में पूछा जा चुका है। इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अभी आगे किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पर पूछा गया कवक की। अब आपको पता है कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन को खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, काइटिनेज होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, काइटिनेज। क्या होगा, काइटिनेज जो एंजाइम है वो कवक यानी फंगस होगा, आपका जो फंगल होगा उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने में सहायक होगा। ठीक है, कौन सा, काइटिनेज। कौन सा होगा, काइटिनेज। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, आगे प्रतिबंधन एंजाइम से एक क्वेश्चन और है आपका, यानी कि कुंद सिरा ब्लंट एंड बनाने में प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा होगा, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच विल क्रिएट ब्लंट एंड। तो ऐसा एंजाइम कौन सा है जो प्रतिबंधन एंजाइम है इनमें से, जो कुंद सिरा बनाने में यानी कि ब्लंट एंड बनाने में सहायक होता है। तो वो आपका ई कोलाई यानी जैसे ई कोर R4। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी राइट होगा। ई कोर 4 जो होता है वो आपका क्या करता है, ब्लंट एंड बनाने में सहायक होता है, ब्लंट एंड बनाने में सहायक होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट का बचा हुआ पूसा कल्याणी। देखो क्वेश्चन हम कराते तो बहुत अच्छी तरीके से करा सकते थे, बहुत ही स्लो तरीके से आपको बताते हुए चलते, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है तो क्वेश्चन ही दिखा दे तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको शायद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए हमने जल्दी में सॉल्व कराए हुए हैं। पूसा कल्याणी उन्नत किस्म किसकी है, जो पूसा कल्याणी है वो किसकी किस्म है। तो ये जो किस्म आपकी होती है वो किसकी होती है, तो पूसा कल्याणी हमने अभी आपको जब क्लासें कराई हुई थी तभी बताया हुआ था। पूसा कल्याणी जो होती है वो मस्टर्ड की है, किसकी, सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है। यदि आपसे यही पूछा जाए चावल की कौन सी है, तो वो आपकी जिया और रत्ना। जिया और रत्ना आपकी ये जो चावल की है। पूछा जाए गेहूं की कौन सी है, तो गेहूं की हमने बताई थी आपकी एक सोनालिका है। कौन सी है, सोनालिका है आपकी। और कल्याणी बताई थी हमने
एक कल्याणी हमने आपको बताई थी, और भी कई किस्म बताई हुई थी। हमने एक दिन क्लास ली थी, तब हमने बहुत सारी किस्म आपको बताई हुई थी, तो उस क्लास को जरूर देखिए, लगभग 4-5 दिन पहले की होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो पूसा कल्याणी जो किस्म है वो आपकी सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है? सरसों की। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, लगभग 34 क्वेश्चन थे। 34 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और लिख लें। और आप कहेंगे तो इसे हम विस्तार में फिर दोबारा से कभी किसी दिन बता देंगे। इन क्वेश्चंस को विस्तार से किसी दिन करा देंगे, यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी को आपके एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना प्रेयर करूंगी मैं। चलिए, तो आज के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।